जय भारत दोस्तों, वेलकम टू फ्यूचर आईएएस विद डॉक्टर मनोज भारत। ये हमारा चल रहा है। ये क्या चल रहा है हमारा? ये हमारा चल रहा है इथिक्स। ठीक है, इथिक्स चल रहा है हमारा। ठीक है, और ये है लेक्चर नंबर 11 और लेक्चर रहेगा एप्टीट्यूड पे। लेक्चर किस पे रहेगा? एप्टीट्यूड पे। और थोड़ा सा मैं अभी तक की 10 क्लासेस का वो करवा देता हूँ, कितना कर लिया और आगे हम जो है क्या करने वाले हैं, बिकॉज ये ट्रांजिशन होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि अब जो आगे की जो क्लासेस है वो मोस्टली फेसलेस रहेंगी। रीज़न आपको पता है क्यों रहेंगी। ठीक है, मतलब कि अभी तक मैं जो है वो बोर्ड पे क्लासेस ले रहा था, अब जो मैं क्या करूँगा, अभी जो है टैब पे क्लासेस लूँगा मैं, क्योंकि मैं आपकी भूमिका अच्छे से बना चुका हूँ एंड अब मैं बोर्ड पे ले भी नहीं पाऊँगा। आप लोग समझ रहे हैं द रीज़न। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने सिलेबस आपको डाला हुआ है पूरा उसके अंदर, क्या बोलते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है फ्यूचराइज डॉक्टर मनोज भारत। तो ये थोड़ा-सा मैं आपको अभी तक बताया, तो अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने बच्चों ये किया कि एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के अंदर हम द पेपर विल इंक्लूड ये इंटीग्रिटी, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो अभी तक मैंने आपको जो है ज्ञान दिया, अभी तक मैंने आपको ज्ञान दिया एथिक्स को समझने के लिए, एथिक्स के बड़े-बड़े टॉपिक्स को समझने के लिए मैंने आपको ज्ञान दिया। ठीक है, जैसे एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस हमने समझा, व्हाट आर द एसेंस ऑफ एथिक्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स है, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बाद में कराऊंगा, थ्योरी मतलब बेस बनाने के बाद में। ठीक है, फिर एथिक्स एंड प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप्स जो हमने किया, फिर हमने ह्यूमन वैल्यूज की, रिलेशंस फ्रॉम द लाइव्स एंड टीचिंग्स ऑफ अब ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स। ये मैं आपको कब कराऊंगा, ये मैं बताता हूँ आपको कब कराऊंगा। अभी तक मैंने आपको ह्यूमन वैल्यूज पे आपको अच्छे से करवाया है। ठीक है, और रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इनकल्केटिंग वैल्यू, ये इसको अच्छे से करवाया है। उसके अलावा ये जो है, ये वाला और ये कंट्रीब्यूशन ऑफ, ये सारा हम कम से कम जो है 50-60 स्कॉलर्स को करेंगे, अच्छे से करेंगे, है ना। ना केवल उनको हम डिटेल में करेंगे, बिना टाइम वेस्ट किए डिटेल में करेंगे, उनका क्रक्स हम करेंगे और उसको कैसे हमें यूज करना आंसर के अंदर, कैसे हमें यूज़ करना है, सिर्फ़ पढ़ के नहीं लेना, उसका यूज़ वैल्यू क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज़ करेंगे, ये सारा मैं आपको बताऊँगा। ठीक है? अच्छा, उसके अलावा हमने क्या किया? एटीट्यूड किया, कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन किया, इट्स इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विद थॉट एंड बिहेवियर मैंने आपको बताया, मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड के बारे में मैंने आपको बताया, सोशल इन्फ्लुएंस एंड पर्सुएशन के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। एप्टीट्यूड आज हम करने वाले हैं। ठीक है? एप्टीट्यूड लेक्चर नंबर 11 आज हम एप्टीट्यूड करने वाले हैं एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़ ऑफ सिविल सर्विसेज़ आज हम करने वाले हैं। ठीक है? इसमें क्या है कि ये वैल्यूज़ है, मैं आपको एक ट्रिक के थ्रू इनको सबको बताऊँगा। ट्रिक है कोप एंटर्ड आईआईटी दिल्ली। ठीक है? ये मैं आपको कराऊँगा, बट उससे पहले मैंने आपको इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छे से कराया है। अब ये जो मैंने अभी तक आपको कराया है, वो मैंने आपको बताया आपका बेस बनाने के लिए, एथिक्स में आपका बेस बनाने के लिए, कि आप एथिकल अंडरस्टैंडिंग आपकी बनाने के लिए। अब जो आज हम करने वाले, ये क्या है? ये है लेक्चर नंबर 11 है एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़, क्योंकि अब हम घुसेंगे सिविल सर्विसेज़ में। अभी तक मैंने आपको बताई जनरल बातें, अभी तक मैंने आपको बताई जनरल बातें, उसको नो डाउट अपने को पेपर में यूज़ करना है, बहुत अच्छे से यूज़ करना है, बट अभी तक मैंने आपको एथिकल अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दिया। अब स्पेसिफिकली जो है सिविल सर्विसेज़ के अंदर अपन घुसेंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि फाउंडेशनल वैल्यूज़ ऑफ सिविल सर्विसेज़, कि सिविल सर्वेंट में क्या होनी चाहिए। वैल्यू मैं आपको 50 से 60 करा चुका हूँ, ठीक है? वो हर इंसान में होनी चाहिए ह्यूमन वैल्यूज़, प्लस उसके अलावा सिविल सर्विसेज़ की वैल्यू हम करेंगे, जैसे ये वाली, है ना? इसके अलावा हम करेंगे पब्लिक सिविल सर्विसेज वैल्यू, एथिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेटस एंड प्रॉब्लम, एथिकल कंसर्न्स एंड डायलेमा। अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया, मैंने आपको डायलेमास लाइफ के सोल्व करने बताए, लाइफ के। अब हम गवर्नेंस के डायलेमास को सोल्व करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के डायलेमास को सोल्व करेंगे, और वहाँ पे हमें जो है केस स्टडीज जो है उनको भी एड्रेस करेंगे। अभी तक भी मैंने आपको बताया है कि कैसे आपको केस स्टडीज के अंदर क्या क्या रूल फॉलो करने होते हैं वगैरह। फिर एक हम पॉइंट पढ़ेंगे, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कंसाइंस। ये 4 चीज़ें पढ़ेंगे, लॉज, रूल्स, रेगुलेशन एंड कंसाइंस एज सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस। कि डायलेमा आएगा, देखो आपने अभी तक जनरल नॉलेज लिया, जनरल नॉलेज लिया, अब सिविल सर्विसेज की वैल्यू आप समझ लेंगे। उसके बाद में जो है आपको क्या-क्या इश्यू आने वाली है आप समझ लेंगे। फिर आपको उसके बावजूद भी आपको डायलेमास आएँगे, तो उन डायलेमास को से निपटने के लिए आप लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एंड कंसाइंस, इससे आपको एथिकल गाइडेंस मिलेगी। देखिए जीएस 2 का जो गवर्नेंस है, वो आपको लीगल गाइडेंस देगा, वो आपको क्या देगा? लीगल गाइडेंस देगा। और जीएस 4 का जो गवर्नेंस है, इसको इसलिए लीगल गवर्नेंस से एथिकल गवर्नेंस से आपको एथिकल गाइडेंस देगा। ठीक है? उसके बाद में अपन पढ़ेंगे स्ट्रेंथनिंग एंड ऑफ एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज इन गवर्नेंस। उसके बाद पढ़ेंगे एथिकल इश्यूज इन आईआर, ये अलग से एक टॉपिक होगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अलग से टॉपिक होगा। फिर प्रोबिटी हम करेंगे, ये इसी के साथ, मतलब ये जो लेक्चर है ना, ये वाला, इसके बाद में मैं कोशिश करूंगा ये वाला लेक्चर कराऊंगा L12 में, ताकि प्रोबिटी एंड गवर्नेंस एक साथ हो जाए, जिसमें अपन पढ़ेंगे व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, फिलोसॉफिकल बेसिस क्या है
गवर्नेंस एंड प्रॉपर्टी का, ट्रांसपेरेंसी पढ़ेंगे, आरटीआई पढ़ेंगे, ट्रांसपेरेंसी के साथ अकाउंटेबिलिटी भी आएगा, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, सिटीजन चार्टर, वर्क कल्चर, ये सारा का सारा हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में केस स्टडीज। तो अभी बहुत ज़्यादा क्लासेस आपकी नहीं बची है, मुश्किल से बता रहा हूँ, खींच तान के 5 से 7 क्लासेस मैं आपकी और लूँगा और एथिक्स अपना कंप्लीट हो जाएगा सेटिस्फैक्ट्री। अब मैं जब कह रहा हूँ कि 5 से 7 क्लासेस और लूँगा, अच्छा ऐसे भी इसी के साथ-साथ अपन कर ही रहे हैं, ठीक है, मतलब यही वैल्यूज़ वहाँ पे भी यूज़ होती हैं। फिर अपन ऐसे को अलग से उस पे ऐसे पे अलग से वर्कशॉप करेंगे अपन, ठीक है, उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, खोलेंगे। क्या बोलते हैं, कंटेंट सारा यही रहेगा जो हम एथिक्स में पढ़ रहे हैं, प्लस और अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग, लाइफ की अंडरस्टैंडिंग, है ना, और प्लस अपना जीएस का नॉलेज, इसके थ्रू हम जो है वर्कशॉप के थ्रू ऐसे सीखेंगे, ठीक है। अब बात ये है कि मैंने जब आपसे कहा कि अभी ये लेक्चर नंबर 11 है और 5 से 7 क्लासेस में, यानी कि मैं कोशिश करूँगा टोटल लेक्चर 18 से 20 के बीच में एट मैक्स मैं जो है एथिक्स का पूरा अच्छे से कंप्लीट करवा दूँ आपको, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ खत्म हुई है हमारी थ्योरी, सिर्फ हमारी क्या खत्म हुई है थ्योरी। उसके बाद हमें क्या-क्या करना है, हमें केस स्टडीज़ को हैंडल करना सीखना है, हमें जो है आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है, हमें आंसर राइटिंग करनी है, केस स्टडीज़ को हैंडल करना सीखना है, हमें पीवाईक्यूज़ को जो है एनालिसिस करना है, एंड क्योंकि हम 2027 में पेपर देने वाले हैं, हमें अब ज़खीरा तैयार करना है किस चीज़ का? हमें ज़खीरा तैयार करना है एग्ज़ाम्पल्स का, हमें ज़खीरा तैयार करना है किसका? मोटिवेशनल कोट्स का, है ना? ये सारा, अब ये जो सारी चीज़ें हैं, है ना? ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो 18 क्लासेस हो जाएँगी, 18 क्लासेस जो भी हैं, इतनी क्लासेस, इतने में शायद निपटा दूँगा, इतने में, इससे भी कम में निपटा दूँगा। उसके बाद में ये जो सारा है वो ईयर लॉन्ग हमारा चलता रहेगा, ठीक है? कि इसमें आपका एथिक्स की बेस बन गया, एथिक्स का आपका बेस बन गया, एथिक्स का आपका थ्योरी बन गया, ठीक है? और केस स्टडीज़ के लिए आपको मटेरियल मिल गया। अब जो हम ये बाकी जो रहेगा वो ईयर लॉन्ग करेंगे, ठीक है? वीकली या तो क्लासेस होंगी अपनी, ठीक है? या तो वीकली करेंगे, या वीकली टेस्ट होंगे आपके, या तो वीकली क्लासेस होंगी, है ना? या वीकली टेस्ट होंगे, और इसके अलावा अपन जो न्यूज़ होगा उसका एथिकल एनालिसिस करना सीखेंगे। ऐसे करते-करते, क्योंकि एक दिन में मसल्स नहीं बनेंगे, मैंने आपको बताया था, एक दिन में मसल्स नहीं बनेंगे। हमारा टारगेट ये है कि 2027 के अंदर एथिक्स में आपके जो है 130 प्लस मार्क्स आएँ। ऐसे में आपके जो हैं एटलीस्ट 125 प्लस 130 प्लस मार्क्स आएँ। इसके अलावा ये जो अंडरस्टैंडिंग है आपको सोसाइटी में जीएस पेपर 1 में काम आए, और सोशल जस्टिस जीएस पेपर 2 में काम आए, एंड इसके अलावा जो है ओवरऑल जो है आपके इंटरव्यू में काम आए। तो ये हमारा चलेगा, ठीक है? तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, व्हिच इज़ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, व्हिच इज़ एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़ ऑफ सिविल सर्विसेज़। एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़ ऑफ सिविल सर्विसेज़। हाँ, तो भाई ये देखते हैं अपन क्या, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज, है ना? सिविल सर्विसेज का एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। नोट्स की पीडीएफ जो है आपको वो अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ये यूट्यूब वीडियो आप देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे लिंक दिया होगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे जाएंगे तो पिन किया हुआ, जैसे लेक्चर नंबर 11 के साथ यहाँ पे पिन किया हुआ नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है? अब इसका सिंपल सा बात है, इतना देखना अपने को, एप्टीट्यूड क्या होता है वो देख लें, और फाउंडेशनल वैल्यूज के क्या क्या होती हैं। कोप एंटर्ड आईआईटी दिल्ली की पहली बात, तो एप्टीट्यूड क्या होता है, फिर ये अपन 6 वैल्यू पढ़ेंगे, खत्म कहानी। क्या एप्टीट्यूड होता है? एन इन्नेट एबिलिटी टू एक्वायर अ स्किल थ्रू ट्रेनिंग, ठीक है? क्या है? इन्नेट है, इन्नेट मतलब इनहेरेंट या इनहेरेंट है, जन्मजात है, कैपेसिटी एबिलिटी है टू एक्वायर अ स्किल थ्रू ट्रेनिंग, मतलब स्किल है नहीं, जन्मजात स्किल, मतलब जन्मजात स्किल नहीं है, बट एक एबिलिटी है जन्मजात कि हम एक्वायर कर सकते हैं थ्रू ट्रेनिंग। यहाँ पे ट्रेनिंग जरूरी है। यहाँ पे एटीट्यूड कैसा था? एटीट्यूड जो था वो लर्न था, मतलब हमने लर्न किया था, ऐसे ही इमोशनल इंटेलिजेंस लर्न था। लेकिन एप्टीट्यूड जो होता है वो क्या होता है? इनेट होता है, इनहेरिटेड होता है, ठीक है? तो अपन इसको, ये हो गया डेफिनेशन अपनी, ठीक है? अब ये टैब में ये फायदा होता है, थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, ठीक है? एप्टीट्यूड की अगर बात करें तो एप्टीट्यूड प्लस अगर ट्रेनिंग अगर हो जाए, एक्सपीरियंस अगर हो जाए, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? स्किल हो जाएगी, ठीक है? स्किल मिल जाएगी, दैट इज, है ना? स्किल आ गई। अब स्किल में हमारा अगर एटीट्यूड पॉजिटिव है, क्योंकि हमने एटीट्यूड में पढ़ा है, अगर एटीट्यूड पॉजिटिव है तो हमें सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है? अब इसको कैसे समझेंगे अपन? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, की जो हमारा पार्ट शेप्ड बाय कॉग्निशन एंड अफेक्ट, ठीक है? एटीट्यूड जो है वो एक बिहेवियरल पार्ट है जो कि शेप होता है किससे? कॉग्निशन से एंड हमारे अफेक्ट से। ये हमने वहां पे पढ़ा है, एटीट्यूड वाले चैप्टर में कैब मॉडल पढ़ा है हमने, ठीक है? जबकि ये वाला एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है, इट इज अ स्किल लर्न बाय एबिलिटी प्लस ट्रेनिंग, ठीक है? एबिलिटी भी होनी चाहिए सीखने की, और उसके बाद हम सीख भी ले उसको, ठीक है? ये एक्वायर्ड है और ये इनेट है, ठीक है? यहाँ पे ट्रेनिंग चाहिए, विच मीन्स कि एटीट्यूड प्लस एप्टीट्यूड इक्वल्स टू योर एल्टीट्यूड। इसका क्या मतलब हुआ कि एटीट्यूड गाइड्स डायरेक्शन, एक ही बात को मैंने घुमा घुमा के लिखा है कि आपको जो भी एग्जाम में याद आ जाए आप उसको लिख दो। एटीट्यूड गाइड्स डायरेक्शन ऑफ एप्टीट्यूड, ठीक है? कि एप्टीट्यूड मतलब हमारे पास स्किल है,
स्किल है लेकिन हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा होगा शायद कहीं, मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए कि सिविल सर्वेंट के पास है एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड तो है ही आपके पास, एबिलिटी है, स्किल है, तभी तो आप सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हुए हैं आप, ठीक है? ट्रेनिंग के थ्रू, मतलब पढ़ के थ्रू, एग्जाम पास करके, प्री मेंस इंटरव्यूज के बाद आपकी लबासना में ट्रेनिंग होती है ना? तो इस वजह से आपको क्या मिला? पावर एंड पर्स मिला। अब आपका जो डिसीजन होगा उसका इम्पैक्ट कैसा होगा? वाइडर एंड लॉन्ग लास्टिंग होगा, ये आपको पता है। इसलिए यहाँ पे आपका, दैट इज वाई, यहाँ पे इसलिए लिखा मैंने, इसलिए यहाँ पे आपका एटीट्यूड इज द डिसाइडिंग फैक्टर। क्यों? अगर आपका, मैं लास्ट क्लास में सब बताया आपको, अगर आपका एटीट्यूड सोशियो सेंट्रिक होगा तो आप गुड करोगे पब्लिक के लिए, ठीक है? अगर सेल्फ सेंट्रिक होगा तो हार्म करोगे। इसलिए मैंने आपको बताया था कि आपको अच्छा होना, एथिकल होना आपकी लग्जरी नहीं है, आपकी कंपल्शन है। क्यों? बिकॉज ये, अगर आप सेल्फ सेंट्रिक होगे तो आप नुकसान कर दोगे, क्योंकि आपके पास पावर है और पर्स है। आई बात समझ में? ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड एंड वैल्यूज, वैल्यूज भी यहाँ जरूरी हैं। तो एथिकल एंड एफिशिएंट लीडरशिप, ये मैंने क्यों बोला? सिर्फ खाली पेज है क्या? अब यहाँ पे ये थोड़ी दिक्कत आएगी। चलिए देखिए, मान लिए सिर्फ आपके पास एप्टीट्यूड है, एबिलिटी है, तो हो सकता है वो तो ओसामा बिन लादेन के पास भी थी या करप्ट ऑफिशियल्स के पास भी होती है, और आपके पास एटीट्यूड भी है कि काम करना है, लेकिन दैट डज नॉट मेक यू एथिकल ना। ये एप्टीट्यूड तो आपको क्या बनाएगा? एफिशिएंट। ये आपको बनाएगा, एटीट्यूड आपको बनाएगा ऑप्टिमिस्टिक या पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान। और वैल्यू जब वो आपके पास होंगी तो आप काम भी अच्छा करोगे। इसलिए तीनों चीजें जो है, ये तीनों चीजें अगर होंगी हमारे पास, तब जाके हमारा काम चलेगा, ठीक है? ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एटीट्यूड प्लस एप्टीट्यूड प्लस स्किल, ठीक है? अगर किसी कैंडिडेट के अंदर सिर्फ एप्टीट्यूड और प्लस एटीट्यूड, ये दोनों चीजें हैं, है ना? ये दोनों चीजें मतलब कि ये और ये, है ना? ये दोनों चीजें हैं, तो ही इज अ आइडियल जूनियर हायर, मतलब आइडियल हायर है ये, है ना? कि इसको आप ट्रेन करो और आप इसको ले सकते हो, ठीक है? ऐसा अपन कॉर्पोरेट वगैरह में देख सकते हैं। अगर किसी कैंडिडेट के पास एटीट्यूड है प्लस जो है स्किल है, प्लस स्किल है, तो इसको अपन हायर कर सकते हैं, क्योंकि एटीट्यूड भी पॉजिटिव है और स्किल भी है, तो हम इसका एप्टीट्यूड डेवलप कर सकते हैं, मतलब इसको ट्रेन किया जा सकता है। किसी कैंडिडेट के पास मान लीजिए एप्टीट्यूड तो है और स्किल भी है ना? इसको हायर मत करो आप, ठीक है? क्योंकि इसके पास एटीट्यूड नहीं है। क्या है? एप्टीट्यूड है और स्किल है, बट क्या नहीं है? एटीट्यूड नहीं है। तो ये आपका काम करे नहीं करे, मतलब ये पता नहीं उतना प्रोग्रेसिव माइंड हो कि नहीं हो, इसको हायर मत करो। तो ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है? अब इसमें से मतलब जो समझ में आया, जैसे समझ में आया, आपको वहाँ पे उतार देना है। ऐसे ही देखिए कि अभी जो मैं ये बता रहा था आपको कि एटीट्यूड प्लस एप्टीट्यूड जो आपकी लाइफ का एल्टीट्यूड डिसाइड करता है, व्हिच मीन्स कि अगर आपका एटीट्यूड है आप में और आप में एप्टीट्यूड भी है, मतलब आपका माइंड भी पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है, प्रैग्मेटिक है, और आप में अंदर एटीट्यूड यानी कि एबिलिटी टू लर्न स्किल भी है, तो आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे, ठीक है? या इसको ऐसे ही बना सकते हैं, अपना वो जो मैं ट्री वाला डायग्राम बनाता हूँ, कि एटीट्यूड आपकी क्या होती है? रूट्स होती है, क्योंकि वो आपका माइंडसेट बनाती है, ठीक है? एप्टीट्यूड आपके जो है फ्रूट्स होते हैं। जितना अच्छे दोनों होंगे उतना ही आपकी जो है लाइफ ऊपर जाएगी, ठीक है? ऐसे कुछ भी बना सकते हैं, ऐसे पावर लैंप भी बना सकते हैं ना, पावर लैंप भी बना सकते हैं इस टाइप से, ठीक है? तो कुछ भी बना सकते हैं। अब देखो इसके आगे का थोड़ा देखते हैं कि वैल्यूज विदाउट नॉलेज, वैल्यूज विदाउट नॉलेज एंड नॉलेज विदाउट वैल्यूज। अगर वैल्यूज है बट नॉलेज नहीं है तो यू आर मीनिंगलेस, ठीक है? सिर्फ वैल्यूज का क्या करेंगे? अब यहाँ पे एज ए ह्यूमन यू आर नॉट मीनिंगलेस, प्लीज मेरी बात समझना। एज ए ह्यूमन आप मीनिंगलेस नहीं है, बट क्या होगा? मतलब आप किसी काम के काम नहीं आ पाएंगे। आप समझ रहे हैं ना कहने का मतलब? ठीक है। यहाँ पे नॉलेज विदाउट, अगर वैल्यूज, नॉलेज है बट वैल्यूज नहीं है, तो दैट इज डेंजरस। फॉर एग्जाम्पल, ओसामा बिन लादेन वॉज अ रिच इंजीनियर, हिटलर वॉज आउटस्टैंडिंग ऑरेटर, उस टाइप से, ठीक है? तो इसी को अगर अपन यहाँ पे मैप करें, मैंने बार बार आपको मैप करना सिखाया है कि इट मैप करना मैंने सिखाया है यहाँ पे। ये देख लेते हैं इसके थ्रू, है ना? एक मिनट, इसको हटा देते हैं, है ना? सिर्फ ये देखना जो मैं लाल लाल ये बना रहा हूँ, ठीक है? ये, ठीक है? अब मान लीजिए यहाँ पे वैल्यूज हैं, यहाँ पे ये क्या है? ये मान लीजिए वैल्यूज का चार्ट है, या एप्टीट्यूड का चार्ट है, या जो वट एटीट्यूड का चार्ट है, सॉरी, ये एप्टीट्यूड और ये स्किल का चार्ट है। तो वैल्यूज ये प्रेजेंट एटीट्यूड, प्रेजेंट एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड प्रेजेंट, और यहाँ पे एब्सेंट, और इधर ये एप्टीट्यूड वैल्यूज प्रेजेंट, इधर एब्सेंट। तो ये तो बेस्ट है, मैंने आपको बताया, जैसे ओबामा हो गया, जैसे इट इज आइडियल कैंडिडेट की वैल्यूज भी है, आई मीन एटीट्यूड भी है, एप्टीट्यूड भी है, वैल्यूज भी है। ऐसे ही एप्टीट्यूड तो है लेकिन वैल्यूज नहीं है, तो ये जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ये मैंने चार्ट आपको पूरा का पूरा बताया हुआ है, ठीक है? आप समझ लीजिएगा। मैंने पहले भी आपको बताया, ये बहुत सिंपल सिंपल से चार्ट होते हैं, इनको आपको ड्रॉ करना होता है, ठीक है? ये एक्चुअली आप समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है? कैसे भी बना सकते हैं इसको, इस टाइप से भी बना सकते हैं, ऐसे भी शो कर सकते हैं, या फिर ऐसे वाला भी शो कर सकते हैं, ठीक है? जैसे ये है एटीट्यूड पॉजिटिव, एप्टीट्यूड पॉजिटिव, ठीक है? इधर एटीट्यूड नेगेटिव, इधर एप्टीट्यूड नेगेटिव, ठीक है?
ये क्या है? एप्टीट्यूड नेगेटिव है, ये एटीट्यूड नेगेटिव है। तो यहाँ यहाँ अपन ने किसको रखा था? ओबामा को रखा था, ठीक है? यहाँ हमने किसको रखा था? ओसामा को रखा था और इसको इम्प्रूव किया जा सकता है और ये मैटर नहीं करता, ठीक है? अच्छा, अगला देखते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ एप्टीट्यूड इन सिविल सर्विसेज कि एप्टीट्यूड सिविल सर्विसेज में क्यों चाहिए? बेसिकली यार आपको सीसेट निकालना है, आपको प्रीलिम्स निकालना है, उसके बाद मेंस निकालना है, हिंदी इंग्लिश के पेपर देने हैं, आपको एथिक्स निकालना वगैरह-वगैरह और इंटरव्यू। इस सब पे क्या शो कर रहे हो आप? अपना एप्टीट्यूड ही शो कर रहे हो, ठीक है? अब एप्टीट्यूड जो है, जैसे वो फिजिकल भी हो सकता है। फिजिकल जैसे हाइट, वेट, आई साइट वगैरह, ये आईपीएस वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये भी एक प्रकार की एबिलिटी है, ये भी एक टाइप की स्किल है। आ रही है आपको समझ में? ठीक है? तो इसीलिए जैसे आप 167 सेंटीमीटर से अगर कम आपकी हाइट है तो आप आईपीएस नहीं बन सकते फॉर एग्जांपल, ठीक है? रेलवेज़ में आईसाइट का रहता है फॉर एग्जांपल, ठीक है? और ऐसे इंटेलेक्चुअल एक एप्टीट्यूड होता है, इसलिए सीसेट का एग्ज़ाम होता है कि आपकी डाटा इंटरप्रिटेशन आपका कैसा है। अब आप किसी को लग रहा हो कि सीसेट में क्या बकवासबाजी पूछ रही है यूपीएससी, तो दिस इज़ द रीज़न कि आपका एप्टीट्यूड चेक किया जा रहा है कि आपके अंदर क्या एबिलिटी है, वो स्किल सीखने की जो आपको लवासना में सिखाई जाएगी। आप समझिए, यूपीएससी में सिर्फ़ आपका सिलेक्शन होना आपको सिविल सर्वेंट नहीं बनाता, वो तो ये शो करता है कि आप बनने लायक हो कि नहीं हो। फिर ट्रेनिंग दी जाती है, आप पे करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं ना, फिर आपको जो सिविल सर्वेंट बनाया जाता है, ठीक है? तो दैट इज़ वाई सीसेट की एग्ज़ाम होती है। दैट इज़ वाई सीसेट की एग्ज़ाम होती है जहाँ पे आपकी डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीज़निंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये सीखा जाता है कि आपके पास हज़ारों-हज़ारों पेज की फ़ाइल आएगी तो कैसे समझेंगे जब अगर आप मतलब 2 घंटे में, इसलिए 2 घंटे प्रेशर सिचुएशन में आपसे इतने सारे कितना 2 घंटे के अंदर आपसे 27 आरसी सोल्व करवा रहे हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन ऐसा लग रहा है यार ऐसा पेपर 3 घंटे में कंप्लीट नहीं हो 2 घंटे में क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि आपका एप्टीट्यूड चेक किया जा रहा है यहाँ पे। आई बात समझ में? चलिए, तो ये तो हो गया एट्रिब्यूट्स ऑफ एप्टीट्यूड इन फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल फॉर्म। उसके बाद बात करते हैं नीड ऑफ एथिक्स इन पब्लिक लाइफ। एथिक्स की पब्लिक लाइफ में क्या नीड है? सिंपल सी बात है, वही मैंने दोबारा ये डायग्राम में दोबारा आपको समझा देता हूँ, बार-बार बताता हूँ। आप अगर सिविल सर्वेंट हो मतलब आप नॉलेजेबल हो और आपके पास पावर और पर्स दोनों आ गया है, आपकी पॉलिसी वाइडर इम्पैक्ट होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा, तो सेल्फ सेंट्रिक और ह्यूमन सोशल सेंट्रिक में आप डिफरेंस करना सीख सकते हैं। ठीक। अब आगे देखिए फ्रेमवर्क फॉर एथिकल बिहेवियर। व्हाट इज द फ्रेमवर्क फॉर एथिकल बिहेवियर? ठीक है, एथिकल बिहेवियर के लिए हमारे पास क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए? अच्छा, ये फ्रेमवर्क फॉर एथिकल बिहेवियर से पहले मैं आपको एक यहाँ तक का एक बार सम अप करता हूँ। भाई अपना एप्टीट्यूड वाला चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब बोलेंगे आप कि यार 10 मिनट में कैसे कंप्लीट हो गया? ये है देखो, ये है मज़े की बात। अब मैंने ये टॉपिक का नाम क्या था? ये टॉपिक का नाम था एप्टीट्यूड, है ना? एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़ ऑफ सिविल सर्विसेज़, ठीक है? फाउंडेशनल वैल्यूज़ एट सिविल सर्विसेज़। यहाँ पे ये चीज़ें थी, क्या-क्या चीज़ें थी यहाँ पे? कोप एंटर्ड आईआईटी दिल्ली, ये सिलेबस में लिखा हुआ था, मैंने आपको बताया था, देखिए सिलेबस में लिखा हुआ था ये, है ना? ये चीज़ सिलेबस में लिखी हुई थी। कहाँ गया सिलेबस? ये रहा। हाँ, ये सारी चीज़ें सिलेबस में लिखी हुई थी, एक बार दोबारा से देख लीजिए, है ना? एप्टीट्यूड, फाउंडेशनल वैल्यूज़ ऑफ सिविल सर्विसेज़, ठीक है? अब देखिए, आप ध्यान से अगर देखेंगे इन सारी वैल्यूज़ को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो कोप एंटर्ड आईआईटी दिल्ली हमारी कैसी ट्रिक बनी? कोप एंटर्ड, ये ट्रिक मैंने बताई, कोप एंटर्ड आईआईटी दिल्ली, वैसे जेएनयू में जाती है कोप, लेकिन आप तो आईआईटी दिल्ली याद रख लीजिए, ठीक है? कोप एंटर्ड आईआईटी दिल्ली, तो सी फॉर क्या होगा? कंपैशन, कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन, ठीक है? तो कंपैशन टुवर्ड वीकर सेक्शन। ओ का मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्टिविटी। पी का मतलब क्या हुआ? आपका पार्टीशनशिप नहीं करना है, व्हिच मीन्स नॉन पार्टीशनशिप, ये याद रखना, ठीक है? एंटर्ड, ई का मतलब हमारा क्या हुआ? एम्पैथी। ई का मतलब क्या हुआ हमारा? एम्पैथी। आई का मतलब हमारा क्या हुआ? इंटीग्रिटी। दूसरा आई का मतलब हमारा क्या हुआ? इम्पार्शियलिटी। टी का मतलब हमारा क्या हुआ? टॉलरेंस। और डी का मतलब हमारा हुआ डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। आई बात समझ में? अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे कि ये सारी की सारी वैल्यू मैं आपको जो 50 से 60 वैल्यूज़ कराई है, उनमें करवा चुका हूँ। बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने आपको जो 50 से 60 वैल्यूज़ कराई थी, उसमें मैं आपको करवा चुका हूँ। आपके रिवीजन के लिए मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि मैंने कहाँ करवाई है आपको, ह्यूमन वैल्यूज़ के अंदर करवाई थी और कौन से नोट्स में करवाई थी, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये याद है ह्यूमन वैल्यूज़ वाला? ह्यूमन वैल्यूज़ वाला ये याद है? ह्यूमन वैल्यूज़ मैंने आपको डिटेल में बताई थी, ये वाली सारी बातें। फिर मैंने ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज़ आपको बताई थी, फंक्शंस ऑफ वैल्यूज़ मैंने आपको बताया था, टेक्निक्स ऑफ डेवलपिंग वैल्यूज़ मैंने आपको बताया था। उसके बाद में सिविल सर्विसेज़ की वैल्यूज़ जो थी वो मैंने आपको बताई थी कि ये मैंने यहाँ बताया था कि यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ भी आती हैं।
तो ह्यूमन वैल्यूज़ तो होनी चाहिए, उसके अलावा ईआई होना चाहिए, यानी कि डेनियल गोलमैन वाला होना चाहिए, जो मैंने आपको आर्म्स करके बता दिया है सारा का सारा, ठीक है। एटीट्यूड मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा ये सारी वैल्यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया। इसके अलावा नोलन वाली ये मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद, यानी कि 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मोस्टली वैल्यूज़ हमारी हो चुकी हैं। अब आपको 5-7 वैल्यूज़ पे नहीं टिके रहना, आप 50-60 वैल्यूज़ आप जो है वहाँ पे एग्ज़ामिनर को लिख के आ सकते हो 20 क्वेश्चंस के अंदर, 3 घंटे के अंदर। ऐसा निंजा मज़ा आ जाएगा मक्खन के माफ़िक, ठीक है। ये डायग्राम मैंने आपको समझाया था। अब देखिए ये वैल्यूज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे एम्पैथी थी, अभी क्या है, कोऑप-एंटेड आईआईटी दिल्ली। अब इसमें देखिएगा कौन-कौन सी वैल्यू आई, ये रही भाई, ये रही एम्पैथी, ये रही एम्पैथी। अब एम्पैथी समझाने से पहले मैंने आपको डिटेल में बताया, पूरा का पूरा ये चार्ट बताया मैंने आपको, ये पूरा, है ना? मैंने आपको एंटीपैथी, एपैथी, फीलिंग, है ना? सिम्पैथी, एम्पैथी, कंपैशन पूरा बताया। तो यहाँ पे 2 तो ये वैल्यू हो गई, कोऑप-एंटेड आईआईटी दिल्ली के अंदर, एक तो एम्पैथी थी, ई4 एम्पैथी थी, और C4 जो है कोप में कंपैशन था। ये 2 मैंने वैल्यू यहाँ पे आपको बता दी, ठीक है। उसके बाद में और इंटीग्रिटी, है ना? कोप एंटर्ड आईआईटी दिल्ली के अंदर, COP एंटर्ड IIT दिल्ली। तो कंपैशन हो गया हमारा, एम्पैथी हो गया, आई फॉर इंटीग्रिटी मैंने आपको बता दी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में प्रोबेबिलिटी तो एक बहुत बड़ी वैल्यू है, जो बहुत अलग ही चैप्टर इसका मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। उसके बाद में ये एंड्योरेंस, रेज़िलियंस, परसेवरेंस और करेज, फोर्टिट्यूड, फियर, करेज ऑफ कन्विक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी, है ना? कोप, दोबारा बता देता हूँ, कोप एंटर्ड आईआईटी दिल्ली के अंदर ये वाला ऑब्जेक्टिविटी हो गया। तो कंपैशन हो गया, ऑब्जेक्टिविटी हो गया, एम्पैथी हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, ठीक है। उसके बाद इम्पार्शियलिटी, ठीक है। ये आई फॉर इम्पार्शियलिटी भी हो गया, आई फॉर इम्पार्शियलिटी भी हो गया, और मैंने बहुत डिटेल में आपको सारी चीज़ें करवाई हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। इम्पार्शियलिटी हो गया। उसके बाद में आता है आपका 1-2 चीज़ और बच गई, बस वही है, ह्यूमिलिटी, सिंप्लिसिटी, कैरेक्टर, ये तो लार्जर वैल्यूज़ हैं। ये सारी वैल्यू मैंने आपको करा दी। टॉलरेंस, टी फॉर टॉलरेंस, टी फॉर टॉलरेंस। तो दोबारा रिवाइज कराता हूँ, कोप एंटर्ड आईआईटी दिल्ली में, तो कंपैशन हो गया, ऑब्जेक्टिविटी हो गया, एम्पैथी हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, इम्पार्शियलिटी हो गया, और टॉलरेंस हो गया, ठीक है। अब सिर्फ एक वैल्यू बचती है नॉन पार्टीशनशिप की, जो कि पॉलिटिकल वैल्यू में मैंने आपको करवाई थी, जो कि यहाँ पे है। कॉन्फिडेंशियलिटी ये हो गया, ओपन, अच्छा, ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, है ना? ये भी मैंने आपको करा दी जो उसमें थी, और अकाउंटेबिलिटी भी मैंने आपको करा दी अच्छे से। और उसके बाद में एक वैल्यू और बचती है बस आपकी, जो यहाँ पे पॉजिटिविटी, प्रैग्मेटिज्म, ये सारा मैंने आपको करवा दिया। तो ये पिच अंदर कहीं तो थी एक वैल्यू नॉन पार्टीशनशिप की, मैंने बताया था आपको पॉलिटिकल वैल्यू होती है वो, नॉन पार्टीशनशिप वाली पॉलिटिकल वैल्यू होती है। अब तो एक सेकंड लगेगा, ढूंढ के बताऊंगा मैं आपको, ताकि आपको याद आ जाए। कुछ पॉलिटिकल वैल्यूज़ में थी वो, नॉन पार्टीशनशिप, काइंडनेस वाला था ये, मतलब यस हायर नॉन पार्टीशनशिप, ठीक है। ये इसी के साथ तो है। तो ये सारा का सारा सेट हमारा हो चुका है, कोप एंटर्ड आईआईटी दिल्ली, इसको याद रखना बस आप, ठीक है। कितनी वैल्यू हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैल्यू तो ये होगी। उसके अलावा भी अपन भर भर के सारी वैल्यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एप्टीट्यूड वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो देखिए, ये हो गया, ठीक है। एप्टीट्यूड की डेफिनेशन मैंने आपको करा दी, ये कुछ-कुछ चीज़ें जो आपको एप्टीट्यूड से कैसे लिंक करना है, डायग्राम्स वगैरह कैसे बनाने हैं, वो मैंने आपको करा दिया, ठीक है। ये एप्टीट्यूड की बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको करा दी। अब आगे चलते हैं कि आप थोड़ा गवर्नेंस वाले पार्ट में आते हैं, क्या? कि एथिकल बिहेवियर हमारा होना चाहिए। एथिकल बिहेवियर इसमें किसमें? सिविल सर्विसेज में हमारा एथिकल बिहेवियर होना चाहिए, गवर्नेंस में हमारा एथिकल बिहेवियर होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा एथिकल बिहेवियर होना चाहिए। इसका फ्रेमवर्क क्या है? इसको बोलते हैं पीसीएम इज़ एनसीएड। आपने पीसीएम खाई होगी, पैरासिटामोल, ठीक है ना? बुखार-वुखार होती है तो पीसीएम खाते हैं, पैरासिटामोल। वो एनसेड होती है, एक ड्रग होती है ना? एक कैटेगरी होती है ड्रग की, एमबीबीएस में या फार्मेसी वाले बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, क्या? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, मतलब फीवर के अंदर इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए होती है, और इसके अंदर स्टेरॉयड नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। और पैरासिटामोल इज अ टाइप ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। इसको आप वर्ड को याद रखना, ठीक है। थोड़ा सा मेडिकल वाला ये वो हो गया, ट्रिक हो गया। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये फ्रेमवर्क क्या है एथिकल बिहेवियर का, कि सबसे पहले आपको पर्सनल इंटरेस्ट को डिस्क्लोज कर देना। अब यहाँ से जो अपन चलेंगे वो अपन केस स्टडीज को भी सोल्व करने का जो है धीरे धीरे चलेंगे, या फिर बेसिकली आपको एज ए सिविल सर्वेंट कैसे कैसे काम करना है। अब वो एप्लीकेशन वाले पार्ट पे अपन आएंगे, इस लेक्चर से अपन आ चुके हैं, उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। कि पर्सनल इंटरेस्ट आपको डिस्क्लोज कर देना टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। इसको अवॉइड करने के लिए आपको ये पर्सनल इंटरेस्ट को डिस्क्लोज कर देना, ठीक है। सी फॉर कोडिफिकेशन, कोडिफिकेशन ऑफ एथिकल
अगर एथिकल नॉर्म्स हैं तो कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू, एंड एथिकल प्रैक्टिसेस हैं तो कोड ऑफ एथिक्स के थ्रू। उसका कोडिफिकेशन होना जरूरी है ताकि पता रहे किसको क्या काम करना है, ताकि पता रहे क्या कि किसको क्या काम करना है, ठीक है। ऐसे एक मैकेनिज्म होना चाहिए, कोई भी काम करने के लिए क्या होना चाहिए, मैकेनिज्म होना चाहिए विच इज इंस्टीट्यूशनल। मैंने आपको बताया कहीं पे फ्लड आ गए, कहीं पे फ्लड आ गया, तो आप एक एक बोरे सबको दोगे, कोई तरीका थोड़ी। आपको इंस्टीट्यूशनल जो है स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे कि जैसे सबके बाढ़ में से कागज डॉक्यूमेंट्स बह गए तो आपको डिजिटाइजेशन करना होगा, ठीक है। हर चीज़ का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, एक पूरा एसओपी होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए आपका, किस चीज़ों को टैकल करने के लिए वगैरह वगैरह। क्या बाई चांस मान लो आप एथिकल नहीं भी रह पा रहे तो कम से कम लोगों का बुरा ना हो उसकी वजह से, ठीक है। देन नॉर्म्स, एंड फॉर नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स होने चाहिए फॉर क्वालिफाइंग एंड डिसक्वालीफाइंग फ्रॉम ऑफिस, कि आप कुछ भी कर रहे हो तो उसके लिए नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स होने चाहिए आपके, तो नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। अब बात ये है कि ये तो एथिकल बिहेवियर करने के लिए जो ये बोल बच्चन है, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कायदे कानून हैं, दे वर्क एट लोअर एट क्लेरिकल लेवल। बच्चों समझना बात को, यूपीएससी अलग क्यों है, मैं बार बार आपको बताता हूँ, क्योंकि ये सारे कानून आप किसको लागू करवा सकते हैं, लोअर लेवल पे करवा सकते हैं। इसलिए बोलता हूँ कि यूपीएससी एक अलग एग्जाम है ना। यूपीएससी जो है बाकी जो एग्जाम है, जो डेस्क एग्जाम, एसएससी हो गया, या आप टीचर हो, डॉक्टर हो, वट आप जो भी हो, उन अलग है। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये फॉलो यहाँ पे होंगी, और इनको फॉलो करवाने के लिए तो हायर लेवल के अथॉरिटीज़ बैठी हैं, सिविल सर्वेंट्स बैठे हैं, है ना, पॉलिटिशियंस बैठे हैं। बट इनको कौन फॉलो करवाएगा? बिकॉज़ इनके पास तो बहुत सारी डिस्क्रिशन है। मारवाड़ी में कहावत है कि ताऊ जी सबको मारे, ताऊ जी को कौन मारे, ठीक है? ये वाली बात है। तो इनकी डिस्क्रिशन है बिकॉज़ दे देमसेल्व्स हैव शेप्ड द रूल्स एंड लॉज़ वगैरह। इन्होंने खुद बनाए हैं, ठीक है? आप समझ रहे हो दिक्कत कहाँ पे आ रही है? कि बड़े वालों को कौन पकड़ेगा? क्योंकि बड़े वाले तो खुद रूल बना रहे हैं, तो अपने लिए नहीं बनाएँगे वो, है ना? अपने लिए तो और क्योंकि जब वो खुद खुद अपने जो खुद हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन में नहीं रहेंगे, तो लोअर लेवल वालों को भी कैसे करेंगे? तो ऐसे एक विशेष साइकिल बन जाती है। ऐसे एक जो है विशेष साइकिल बन जाती है कि ऊपर वाले क्योंकि खुद जो है वो आवारा पशु की तरह घूमते हैं, तो अपने लिए अच्छे रूल नहीं बनाते। अपने लिए अच्छे रूल नहीं बनाते तो नीचे वालों के लिए अगर रूल बना भी रखे तो या तो उनको मानेंगे नहीं, और अगर या फिर वो उनके लिए रूल ही नहीं बनाएँगे कि ठीक है यार, सब बंदर बाट चल रहा है, रेवड़ी चल रही है, सब मिलके बाँट के खा लो। यहाँ पे जो है जीएस2 जो का गवर्नेंस हमने पढ़ा है, वो यहाँ पे धराशायी हो जाता है, यहाँ पे किसी काम का नहीं रहता। इसलिए जो है दैट इज़ व्हाई हम क्या पढ़ रहे हैं? एथिकल गवर्नेंस पढ़ रहे हैं। दैट इज़ व्हाई हम क्या पढ़ रहे हैं? एथिकल गवर्नेंस पढ़ रहे हैं कि इन बाबू साहब लोगों को जो है, राजा जी लोगों को जो है कंट्रोल में करने के लिए प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड इन पब्लिक लाइफ लाए। तो ये नोलन प्लस एआरसी टू नोलन कमेटी किसकी थी? यूके की थी। यूके में गुड गवर्नेंस के लिए नोलन कमेटी बनाई गई थी, प्लस हमारी इंडिया की थी। इंडिया में हमने बनाई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जो सेकंड कमीशन आया था 2005 में, उसकी कुछ रिकमेंडेशंस है, ठीक है। अब नोलन प्लस एआरसी 2 की जो रिकमेंडेशंस है उनको अपन बोलते हैं सो लोहिया एक्सेट्रा। सो लोहिया एक्सेट्रा में कैसे बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो इस चीज़ को समझना कि ये सो लोहिया और ये सब क्या है, कि 1994 में देखो, ये टाइमलाइन को समझना, कहीं हो सके तो एक छोटी-सी चीज़ है, नोट कर लेना कि क्या हुआ। हम एलपीजी रिफॉर्म्स आए, है ना? एलपीजी रिफॉर्म्स आए, है ना? एलपीजी रिफॉर्म्स आए 1991 के आस-पास आए, ठीक है? तो उस टाइम पे ग्लोबलाइज़ेशन का दौर था, उस टाइम पे ग्लोबलाइज़ेशन का दौर था, प्लस यूएसएसआर का जो जो रिजीम था वो वाला रिजीम खत्म हो चुका था, जो ज़ोर ज़बरदस्ती वाला रिजीम था, और यूएसए का सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक रिजीम आ चुका था। सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक रिजीम्स आ चुका था, जहाँ पे रिफॉर्म्स की बात होती थी, जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन की बात होती थी, क्योंकि यहाँ पे टेक हो रहा था। यहाँ पे टेक क्रांति थी, यहाँ पॉलिटिकल क्रांति थी। अब इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से इंडिया मतलब जैसे यूके के अंदर 1993 के अंदर अब गवर्नेंस मैटर करने लग गई, गवर्नेंस मैटर करने लगी। उससे पहले तो क्या था, स्टेट देता था, पब्लिक लेती थी, इतना ही चल रहा था। अब गवर्नेंस मैटर करने लग गया, क्योंकि स्टेट के अलावा टेक्नोलॉजी भी आ गई, काफ़ी चीज़ें आ गई, ठीक है? और इंडिया में एलपीजी की वजह से या ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है हमारे यहाँ भी जो है गवर्नेंस की मैटर होगी कि इतनी सारी पहले तो क्या था, स्टेट की कंपनियाँ होती थी, पब्लिक को वो फ़ायदा देती थी, ऐसे कुछ होता था। अब क्या, प्राइवेट कंपनीज़ भी आने लग गई, और ग्लोबलाइजेशन की वजह से और भी स्टेट प्लेयर्स वगैरह, स्टेक होल्डर्स वगैरह बढ़ गए। तो अब क्या हुआ, आप समझिएगा बात को। तो यूके के अंदर क्या हुआ था, यूके के अंदर, है ना, यूके के अंदर क्या हुआ था, एक नोलन कमेटी बनी थी। क्या बनी थी? नोलन कमेटी बनी थी। क्या बनी थी? नोनल कमेटी बनी थी, लगभग 1994 के अंदर बनी थी। यहाँ पे आपने मैक्स वेबर के बारे में पढ़ा होगा, मैक्स वेबर के बारे में पढ़ा होगा, जो ब्यूरोक्रेसी के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, अपन पढ़ेंगे मैक्स वेबर के बारे में। तो उसी से प्रेरित होके कुछ नोलन कमेटी की भी वैसी-वैसी कुछ रिकमेंडेशन थी। अब ये गवर्नेंस के लिए थी,
गवर्नेंस के लिए देगी ब्यूरोक्रेसी को पब्लिक सर्विस में, क्या ब्यूरोक्रेसी को पब्लिक सर्विस के अंदर क्या क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कुछ दिया था, उन्होंने कुछ वर्ड कीवर्ड्स दिए थे कि ये करना चाहिए, जिसको हमने एक ट्रिक में पिरोया हुआ है, जिसका नाम हम क्या बोलते हैं, 100 लोहिया। अगेन आपको बहुत सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, सेल्फलेसनेस, ऑब्जेक्टिविटी, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, है ना, ओपननेस, और ये एल का क्या है बताता हूँ, 100 लोहिया। अब यहाँ पे बात क्या थी, ये ब्रिटेन इज डेवलप्ड कंट्री। ब्रिटेन क्या है, डेवलप्ड कंट्री है। लोग यहाँ पे सिटीजन्स कैसे यहाँ पे इन्फॉर्म्ड हैं, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, इन्फॉर्म्ड हैं, एजुकेटेड हैं इसलिए एम्पावर्ड हैं, सॉरी इन्फॉर्म्ड हैं इसलिए अवेयर हैं, है ना। इन एजुकेटेड होंगे तो क्या होंगे, अवेयर होंगे, और अवेयर इसलिए एम्पावर्ड है। अगर ये ब्यूरोक्रेसी ने ये काम नहीं किए तो ये कह के ले लेंगे, ठीक है, कह के करवा लेंगे, ठीक है। लेकिन इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, इंडिया में इसके 10 साल, ये कब आया, 1995 में आया। इसके 10 साल बाद हमारा सेकंड एआरसी आता है, इसके 10 साल बाद 2005 में हमारा सेकंड एआरसी आता है। सेकंड एआरसी का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तो हमने कुछ वर्ड और जोड़े, क्यों, हमारी जो सिटीजनरी है वो इतनी इन्फॉर्म्ड यानी कि इतनी एजुकेटेड नहीं है, इसलिए इतनी अवेयर अपने राइट्स को और अपने ड्यूटीज को लेके नहीं है, इसलिए इतनी एम्पावर्ड नहीं है, ठीक है। हम वैसे एम्पावर्ड हैं कि हम वोट डालते वगैरह वगैरह, बट वी डू नॉट नो हाउ टू एक्सरसाइज दैट पावर, है ना। तो इसलिए सारा का सारा ब्यूरोक्रेसी पे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि हम जो है कह के नहीं ले सकते इनकी, हम जो है कह के अपने अधिकार नहीं ले सकते, ठीक है। इसलिए सेकंड एआरसी ने मोटा माटी क्या किया, ये वाले तो रखे ही रखे, प्लस कुछ और डाल दिए, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब समझिएगा बात को, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, कि अब समझ गए आप कि ये मैंने भूमिका बनाई कि फ्रेमवर्क फॉर एथिकल बिहेवियर, ये हो गया, लेकिन ये लोअर क्लेरिकल लेवल पे काम नहीं करेगा, तो करेगा, हायर पे नहीं करेगा। हायर पे नहीं करेगा इसलिए उनको एथिकल गाइडेंस की जरूरत है, एथिकल गवर्नेंस की जरूरत है, ठीक है। और वो कैसे होगी एथिकल गवर्नेंस, ये नोलन प्लस एआरसी 2 की रिपोर्ट है। तो आप जब भी आंसर में लिखोगे इनको आपको कोट करना है। तो ये नोलन वाले कौन कौन से थे, आप समझिएगा कौन कौन से हैं नोलन वाले। सो लोहिया, ये नोलन का है। सो लोहिया, SOLOHIA, सो लोहिया, ये तो है नोलन वाले, ठीक है। सो लोहिया प्लस एक्सेट्रा, बोलते हैं ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा इत्यादि, ये सारे के सारे मिला के ये किसके हो गए, सेकेंड एआरसी के हो गए। तो इतने इतने ये तो है नोलन के, और ये सारे के सारे मिला के किसके हो गए, सेकेंड एआरसी के। यानी कि हमारी जो सेकेंड एआरसी की जो है उसने नोलन वालों को भी काउंट किया हुआ है। आई बात समझ में, कंसेप्ट समझ में आया आपको, बात समझ में आई। तो आप देखिए यहाँ पे क्या क्या है, क्यों, क्योंकि इंडियन ब्यूरोक्रेसी नॉट जस्ट अ स्टाफ एजेंसी लाइक यूके या फिर, है ना। तो हमारे पास पावर एंड पर जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, राजा जी है हमारे यहाँ पे, है ना, क्योंकि वो अंग्रेजों, ये सिविल सर्विसेज है, अंग्रेजों की लेगेसी है, ठीक है, उन्होंने लूटपाट के लिए बनाई थी, वो सब आपको पता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे डिस्क्रिशन बहुत ज्यादा है, पावर बहुत ज्यादा है, पैसा का, तो इसलिए टेम्पटेशन टू मिसयूज, चाणक्य कहते हैं ना, वेज ऑफ एम्बेजलमेंट आर 40, मतलब यहाँ पे जो हमारे पास जो है भटकने के बहुत सारे माध्यम है, तरीके हैं, इसलिए जो है एआरसी ने एक्सेट्रा वर्ड जोड़ा, मतलब और 4-5 वैल्यूज और जोड़ी, है ना। अब एआरसी की रिपोर्ट आप पढ़ने बैठोगे, मुझे नहीं लगता कि समझदारी है कोई, बहुत बड़ी रिपोर्ट है, मैंने पढ़ी हुई है, आपको पढ़ा दूंगा मैं, इन क्रक्स बता दूंगा 1 घंटे के अंदर, है ना। आप में से कोई मेरे को याद दिलाएगा कोर्स कंप्लीट होने के बाद में, वो भी मैं आपको करा दूंगा, बट मोस्टली चीजें यही हैं। और आप एआरसी का नाम कहीं भी लिख सकते हो ना, एज सेकंड एआरसी ऑल्सो सेज, क्योंकि एआरसी ने बहुत सारी एथिकल बातें कही हैं, तो सब सही है, ठीक है। आप अपने कंक्लूजन में लोहिया का, इसका नोलन का नाम ले सकते हो, एआरसी सेकंड एआरसी का नाम ले सकते हो, कोई भी रिपोर्ट का नाम ले सकते हो, ठीक है। अब देखिए क्या क्या है, तो एस इज सेल्फलेसनेस, ओ इज ओपननेस, तो ओपननेस को अपन ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। अगेन वही एप्टीट्यूड में जो हमने पढ़ा था, वही वैल्यू घुमा घुमा के यहाँ यूज करेंगे। ओपननेस मतलब ओ मतलब ट्रांसपेरेंसी। फिर अगला एल इज लीडरशिप। फिर ओ, अगला ओ इज, एक ओ तो ओपननेस हो गया, दूसरा ओ है ऑब्जेक्टिविटी। अब ऑब्जेक्टिविटी जैसा इंपार्शियलिटी होता है, न्यूट्रलिटी, फेयरनेस वगैरह सारी वैल्यूज एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। देन एच इज फॉर ऑनेस्टी, एंड आई इज फॉर इंटीग्रिटी, ये हमें पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा हुआ है। एंड ए जो आया वो अकाउंटेबिलिटी के लिए आया, क्या आया, अकाउंटेबिलिटी के लिए, तो ये वाला पढ़ेंगे अपन। प्लस जो एक्सेट्रा वाली है, जो और पढ़नी है, वो कौन सी है, एम्पैथी, ये हमारे सिविल सर्वेंट्स में होनी जरूरी है। ब्रिटेन के सिविल सर्वेंट में नहीं रहेगी तो पब्लिक वहां पे उनसे कह के ले लेगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ होने जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ की पब्लिक गरीब है, भूखी है, सब कुछ है, ठीक है, इतनी इंपावर्ड नहीं है। इसके अलावा टॉलरेंस होनी जरूरी है, एक्सेप्टेंस होनी जरूरी है, करेज, फोर्टिट्यूड, ये सब हमारे यहाँ पे होना जरूरी है,
तभी हमारा जो है काम चलेगा। तो आप समझ में आ गया एथिकल गाइडेंस। अब इस पूरे चैप्टर की भूमिका मैं क्या बना रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्योंकि मैं आपको जो मेरा बताने का तरीका मतलब मेरा बताने का जो मकसद है वो ये है कि हम एट द एंड उसको आंसर में यूज कैसे कर पा रहे हैं, ऐसे आंसर को हम कैसे स्ट्रक्चर कर पा रहे हैं, बना पा रहे हैं, ठीक है। एंड यू गाइज रेस्ट अश्योर्ड, बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ के वो सब करके ये जो है वो ये नोट्स जो है मैंने तैयार किए थे। सो यू रेस्ट अश्योर्ड, कुछ भी नहीं छूटेगा यहाँ पे, सब कुछ कंप्लीट मैंने किया है। तो ये बेसिकली जो हम पढ़ रहे हैं ये सारी की सारी क्या है, फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज हैं। सारी की सारी क्या है, ये फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज हैं। कंपैशन, ऑब्जेक्टिविटी या ऑब्जेक्टिविटी, ओपननेस या नॉन पार्टीशनशिप, एम्पैथी, इंटीग्रिटी, इंटॉलरेंस सॉरी, इम्पार्शियलिटी, टॉलरेंस, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस हो गया। उसके बाद ये 100 लोहिया वाली सारी की सारी हो गई, सेल्फलेसनेस वगैरह, ये सारी की सारी, दीज ऑल आर द फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज। फाउंडेशनल वर्ड की यूज करते हैं कि ये तो इतना तो होना ही चाहिए मिनिमम। तो मैंने आपको ह्यूमन वैल्यूज के साथ भी इनको पढ़ाया था, क्योंकि एज ए ह्यूमन भी होना चाहिए, प्लस में सिविल सर्वेंट में भी ये कुछ कुछ वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। जब ये वैल्यू होनी चाहिए तो ऐसे जो है हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज हो जाएंगी तैयार, है ना। चलिए चलिए, तो अब एक एक करके पढ़ लेते हैं, है ना। वैसे सारा लिखा हुआ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कि देखो, सेल्फलेस में मतलब अपने बारे में बाद में सोचो, दूसरों के बारे में पहले सोचो। तो सोशल पहले सोचो, सेल्फ के बारे में बाद में सोचो। एंड डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, ये डी वाला हो गया, सेकंड एआरसी ने बोला है। क्योंकि आपके यहाँ पे एडवर्सिटीज आएंगी, नक्सलिज्म, राइट्स या डिजास्टर मैनेजमेंट, पता नहीं क्या क्या दिक्कतें आएंगी। और मैंने वो डायग्राम भी बनाया था आपको कि बीच में आप बैठे हो, ये सारी सारी दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए आपका डेडिकेशन होना चाहिए कि मैं सबसे लड़ जाऊंगा, सब कुछ कर लूंगा, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी करूंगा। दैट इज डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, ठीक है। उसके बाद ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कि हमारे जो डिसीजन होने चाहिए पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। एंड देयर शुड बी नो मिसयूज ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट या फिर आरटीआई सेक्शन 8, है ना। आरटीआई सेक्शन 8 क्या बोलती है कि हम इस बारे में डिस्क्लोज नहीं कर सकते इन्फॉर्मेशन ऐसे करके। तो देयर इज अ थिंग, मतलब मैं आपको GS2 का गवर्नेंस जब कराऊंगा तब कराऊंगा कि वो आप कंसील करने के लिए यूज मत करो अपनी पावर को, आप जो है कन्विंस करने के लिए यूज करो, ठीक है। ये सब चीजें, ठीक है। ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी। उसके बाद लीडरशिप की बात करें तो लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, लीडरशिप विजनरी होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए, यू शुड लीड बाय एग्जांपल, इनोवेटिव सॉल्यूशंस होने चाहिए, स्ट्रक्चरल लीडर, हर चीज का कैसा सॉल्यूशन होना चाहिए हमारे पास, स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशन होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। कि इसका एक GS2 में इसको याद रखना, GS2 में जो वैल्यूज गवर्नेंस में, ये मैं आपको याद बताऊंगा, इंडियन सिविल पेट होना चाहिए, है ना। कि इम्पार्शियलिटी ऐसे ऐसे कुछ करके ये है, इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए। ये मैं आपको GS2 में बताऊंगा, आप याद रखना इसको, ठीक है। ये वाला और ये वाला भी मैं आपको GS2 में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे बस एथिक्स के हिसाब से हम इसको यूज करें कि कंसेंसस बिल्डिंग पे ध्यान दो आप, ठीक है। डिसीजन इंपोज मत करो, कंसेंसस बिल्डिंग पे। एआई में मैंने आपको पढ़ाया, इमोशनल इंटेलिजेंस में भी ये चीज, आप डेमोक्रेटिक बनो, ऑटोक्रेटिक मत बनो। आप टीम स्पिरिट पे काम करो, टीम विंस लीडर लूजिए। जैसे सतीश धवन का मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि कलाम साहब वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, सतीश धवन इसरो के चेयरमैन थे, वो सारा प्रोग्राम, वो सारा मैंने आपको एक डायग्राम बताया है, मतलब आई मीन एक एग्जाम्पल, एक केस स्टडी मैंने आपको बताई है एक, ठीक है। उसके अलग अलग ऑब्जेक्टिविटी, आपको पता ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी, न्यूट्रलिटी, फेयरनेस, सब हमने किया है। आयरन केज ऑफ वेबेरियन रैशनैलिटी, ये पढ़ना क्या होता है, आयरन केज ऑफ वेबेरियन रैशनैलिटी क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, ये ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। कि आपको सिर्फ मेरिट पे काम करना, कोई बायस नहीं रखना, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कल को केस स्टडी आ जाती है, तो आप कह सकते हो एज सेकंड ARC also says कि ऑब्जेक्टिविटी इज द वन ऑफ द कोर वैल्यू, वन ऑफ द फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विसेज। ऐसे आपको इन चीजों को यूज करना है अपने आंसर के अंदर, ठीक है। मेरिट यानी कि एम्पेरिकल एविडेंस के बेस पे करना है, एकदम वैल्यू न्यूट्रल होके, बायस नहीं रखना है। अब मैं आपको बता दूं कि आपके पास एक पोस्ट है, आपको उस पर भर्ती लेनी है, 4 लोग हैं, एक आपकी खुद की गर्लफ्रेंड है, एक आपके बॉस की बेटी है, एक एक जो है वो विधवा औरत है, इस टाइप से। तो अब यहाँ पे आपको ये सारी वैल्यूज को शोकेस करना है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या है, अकाउंटेबिलिटी मैंने आपको बताया था, अकाउंटेबिलिटी इज आंसरेबिलिटी प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। कि आंसर मतलब कि एक तो आप रिस्पॉन्सिबल हो कि हाँ भाई, मैं मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ और मेरी जवाबदेही भी है। जिम्मेदारी लेके आप बच नहीं सकते, जवाब भी आप ही को देना पड़ेगा, ठीक है, फॉर द एक्ट्स ऑफ ओमिशंस एंड कमीशंस, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आंसरेबिलिटी फॉर द एक्ट्स ऑफ ओमिशंस एंड कमीशंस, कि आपके हाथ से क्या हुआ उसके लिए भी आप जिम्मेदार हो, और क्या आपने नहीं किया उसके लिए भी आप जिम्मेदार हो, ठीक है। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी जो है भैया, ये 3 टाइप की होती है। तो अकाउंटेबिलिटी में क्या क्या चीज आती है,
रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, प्लस आंसरेबिलिटी आती है, प्लस जो है आपने इसके ऊपर जो है आगे आई मीन काम भी किया है, ऐसा कुछ है, ठीक है। इनेक्ट ऐसा कुछ है, वो भी आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ होगी अकाउंटेबिलिटी। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा क्योंकि मैंने पहले आपको डिटेल में पढ़ाया है अकाउंटेबिलिटी के बारे में। अब अकाउंटेबिलिटी भी 3 टाइप की होती है, थोड़ा-सा और देख लीजिए। अकाउंटेबिलिटी भी 3 टाइप की होती है। ओमी, ओमी बोला अपन ने, ओमी इज़ ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंटेबिलिटी, मोरल खुद की और इंटेलेक्चुअल, ठीक है। तो जैसे ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंटेबिलिटी कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स से इंश्योर की जाती है। मोरल मतलब सेम ट्रीटमेंट फॉर ऑल इंडिविजुअल इंक्लूडिंग सेल्फ, कि खुद को सबको हम वैसे ट्रीट करना जैसे खुद को करते हैं वगैरह वगैरह। एंड इंटेलेक्चुअल जैसे आप अपन कॉपी पेस्टिंग या प्लेजरिज्म वगैरह कर रहे थे, जैसे थीसिस के अंदर होता है, पीएचडी के अंदर या पीजी के अंदर, कि आप किसी और का नहीं उतारना नहीं है, वो सब ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि अकाउंटेबिलिटी, ये तो ओमी तो है ही है, ये याद नहीं भी रहे तो आपको ये कुछ वर्ड्स याद रखने कि अकाउंटेबिलिटी के ये फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। अब इतना सारा मैंने जो लिखा हुआ है ना बोल बच्चन, वो आपको आंसर में क्या होता है, आपको आंसर में कंटेंट जनरेट करने का काम आता है। क्या आता है? कंटेंट जनरेट करने का काम आता है, इजीली याद भी रह जाता है। आपको अभी तक मेरे नोट्स का पैटर्न समझ में आ गया होगा। जो हाईलाइटेड है वो इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट में भी जो येलो हाइलाइटेड है वो इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर जो गुलाबी वाला या जैसा कुछ कर रखा भगवा टाइप का, वो सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, फाइनेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी किस किस टाइप की हुई? फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, एथिकल अकाउंटेबिलिटी एंड लीगल अकाउंटेबिलिटी। फिडेल, अब मैंने आपको एक वैल्यू पढ़ाई थी, आपको याद हो तो, फिडेलिटी, है ना। तो वो वाली फिडेलिटी है ये। फिडेल मतलब आपको लॉयल रहना है, ठीक है, इन सब चीजों से, ठीक है, अकाउंटेबल रहना, ठीक है। अच्छा, ये तो सारी 100 लोहिया वाली हो गई। 100 लोहिया मतलब नोलन कमेटी वाली हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं एम्पैथी। एम्पैथी यानी कि सेकंड एआरसी वाली बात करते हैं। तो सेकंड एआरसी में सारी ये भी थी, प्लस जो है ये बात करते हैं अपन एम्पैथी की, एंटीपैथी, एपैथी, सिंपैथी, एम्पैथी। और एम्पैथी में अगर स्ट्रक्चरल एक्शन लिया तो कंपैशन। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया है आपको। तो एम्पैथी होनी चाहिए हमारे यहाँ के सिविल सर्वेंट्स के अंदर, ठीक है। ये लोग तो क्या हो गए, इनसेंसिटिव हो गए, ये सेंसिटिव टू अदर सिचुएशन, और यहाँ पे आप काम भी कर पा रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी के लिए ये जो है मोस्ट कंपैशन वाज द, मैंने आपको लेटर भी बताया था इसलिए, है ना। कंपैशन वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट वैल्यू या वर्च्यू, ठीक है। ऐसे ही ये आपका टॉलरेंस होनी चाहिए, प्लस आप में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, है ना। जो भी आपसे डिफरेंट है उसके रिस्पेक्ट करने का आपके अंदर ही होना चाहिए। बिकॉज हमारे यहाँ इंटॉलरेंस क्यों है? बिकॉज मेन कोज लैक ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ क्या बता रहा हूँ मैं। तो एक्सेप्टेंस कैसे आएगी? ये वाली टॉलरेंस, हार्मनी, है ना, इक्वालिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट से आएगी, ठीक। अब बात करते हैं कि यानी कि एक्सेप्टेंस इज अ ग्रेटर वर्ड देन टॉलरेंस, कि हमें सिर्फ एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करना, एक्सेप्ट भी करना। ये आप समझ गए होंगे, मैंने वैल्यूज में आपको बताया हुआ, ठीक है। अब मैं जब बार-बार बोल रहा हूँ कि मैंने बताया हुआ है, दैट मीन्स मैंने पहले जो टाइम लिया ना आपका फाउंडेशन बनाने का, अब टाइम अपन वेस्ट नहीं करेंगे उस पे, ठीक है। अब इनटॉलरेंस का एक मेन कॉज़ ये भी है, इनटॉलरेंस क्यों बढ़ रही है हमारे समाज के अंदर, कि रिसोर्सेज़ हमारे पास कम है। 150 करोड़ की जनसंख्या है, इस उस 150 करोड़ में भी क्या है, लोगों ने जो है मतलब पूरा कंसंट्रेशन कर रखा है, ठीक है। अपन क्लास वाइज़ बात करें, कास्ट वाइज़ बात करें, रीजन वाइज़ बात करें, तो बहुत ही मतलब कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, ठीक है। अगर कास्ट वाइज़ बात करें तो अपर कास्ट में कुछ कास्ट के पास धन है, क्लास वाइज़ बात करें तो है ना, रीजन वाइज़ बात करें तो कुछ-कुछ रीजन्स के पास ज़्यादा है, बाकी रीजन जो है वो, जैसे नॉर्थ ईस्ट है पूरा गरीब है, या ट्राइबल बेल्ट है पूरा गरीब है, उस टाइप से, ठीक है, पहाड़ी बेल्ट है पूरा गरीब है, हाँ? तो लैक ऑफ रिसोर्सेज़ है, इसलिए इंटॉलरेंस होती है। तो आप इसका सॉल्यूशन क्या है? सिविल सर्विसेज़। सिविल सर्विसेज़ क्या कर सकती है कि आर्टिकल 39 बी एंड 39 सी, याद याद है आपको 39 बी एंड सी क्या होता है ना? कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसके थ्रू सिविल सर्विसेज का यहाँ पे रोल आता है, ठीक है। ऐसे हमने अगली चीज पढ़नी है यहाँ पे, करेज एंड फोर्टिट्यूड। तो हमने पढ़ा है कि करेज तो वैल्यू होनी चाहिए, फोर्टिट्यूड हमारे अंदर होना चाहिए। ये भी एक मैंने आपको लेटर बताया था पूरा का पूरा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, राइट्स है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, विसल ब्लोइंग है, तो भाई हिम्मत चाहिए। हिम्मत चाहिए कि आप अपने मतलब अपने फियर को जीत के आप करें, शो करें, और उससे भी बेहतर है कि आप फोर्टिट्यूड शो करें, ठीक है। राइट्स में ना आप आईपीएस हो, है ना, राइट्स में एक बार एक आईपीएस की खुद की डेथ हो गई थी, है ना। डिजास्टर मैनेजमेंट में आपके 2025 की केस स्टडी है, ठीक है। विजय जो है डीएम है, लैंडस्लाइड हो गई है, 2000 लोग की डेथ हो गई है, उधर मदर की डेथ हो गई है केरल में। तो ये वहाँ पे फोर्टिट्यूड, करेज, ये सारी वैल्यूज का आपको जिक्र करना होता है। विसल ब्लोइंग में पता चले संजीव चतुर्वेदी जी की तरह, है ना, डेथ हो जाए, ये सब तो यहाँ पे ये शो करना होता है। दीज आर द वैल्यूज, दीज आर द एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, जो हमने अभी तक पढ़ी है। आई बात समझ में आपको? तो यहाँ पे एप्टीट्यूड का मैंने काफी कुछ आपको बता दिया है।
तो आगे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको कराता हूँ, जैसे एटीट्यूड प्लस एप्टीट्यूड यानी कि एबिलिटी इक्वल्स टू सक्सेस यानी कि एल्टीट्यूड, है ना। क्योंकि एप्टीट्यूड क्या होता है, एक्वायर्ड कैपेसिटी इनेबल टू परफॉर्म ए टास्क एफिशिएंटली, है ना। एबिलिटी हैव ए लिमिट बियॉन्ड विच एटीट्यूड वर्क्स, ठीक है। ये आपने को पता है कि जो एप्टीट्यूड है ना, एबिलिटी, उसकी एक लिमिट होती है, उसके आगे जो है हमारा एटीट्यूड काम करता है। फॉर एग्जांपल इरा सिंगल मैम की एबिलिटी जो है, कहीं न कहीं मेंटल एबिलिटी सब कुछ ठीक थी, बट फिजिकल एबिलिटी एबिलिटी कहीं न कहीं जो हैम्पर्ड थी, बट उनका एटीट्यूड इतना पॉजिटिव था कि उनको जो है एल्टीट्यूड मिला, रैंक 1 मिली आईएएस के अंदर, इस टाइप से, है ना। तो एबिलिटी हो गया आपके अंदर स्किल, स्किल प्लस कॉन्फिडेंस, उससे अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आपको सक्सेस मिलेगी। उसके प्लस डिफिकल्टी चैलेंजेस आएँगे तो वहाँ पे आपको पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए होता है। तो ऐसा एक डायग्राम बना सकते हैं। इरा सिंगल मैम का फिजिकल डिसेबिलिटी प्लस एटीट्यूड पॉजिटिव, तो AIR 1 लेके आ गई। अरुणिमा सिन्हा वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल एम्पूटी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है, और भी काफ़ी समिट्स पे उन्होंने पीक हासिल किया। ऐसे ब्रेल स्क्रिप्ट, ब्लाइंड बाय बर्थ ही डिवाइज्ड टुडे ऑल ब्लाइंड्स कैन, ये जो लुई ब्रेल थे उन्होंने किया था, ठीक है। ऑल ब्लाइंड्स कैन स्टडी बिकॉज ऑफ हिम, ठीक है, लुई ब्रेल। उसके बाद बात, ब्रेल नाम था ना कि लुई ब्रेल नाम था, ब्रेल नाम है इनका ना, ब्रेल लिपि इन्होंने बनाई थी, ब्रेल स्क्रिप्ट इन्होंने बनाई, ठीक है। ऐसे सुहास यतिराज एक करके IAS ऑफिसर है, वर्ल्ड टॉप पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं, गोल्ड में पैरा ओलंपिक जीत के आए थे 2000, पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीत के आए थे 2024 के अंदर, ये लिख सकते हो। अभी 2016 वाला भी मतलब ये आप ये लिख सकते हो ना, ये लेटेस्ट एग्जाम्पल भी अपन जब अपन बाद में सेशंस लेंगे तो ये 100 क्या 150 एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ाऊंगा। फायर मस्ट रिमेन बर्निंग, इन्होंने कहा था कि आग जली रहनी चाहिए। अब ये बहुत प्यारा डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको प्लीज समझना, ठीक है। क्या है ये कि देखिए, आपके अंदर एबिलिटी है, आपके अंदर क्या है, एबिलिटी है, आपके अंदर क्या है भाई, एबिलिटी है, बहुत बढ़िया, आपके अंदर एबिलिटी है, ठीक है। अब किसी को लग रहा है मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है, इसका मतलब आप में एटीट्यूड का प्रॉब्लम है फिर, ठीक है, एटीट्यूड नेगेटिव है। तो आप में क्या है, एबिलिटी है, बट आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो आपको सक्सेस मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल एम्बापे, ठीक है, ये जो लास्ट अभी तो खैर ये नया वाला वर्ल्ड कप हो गया, पिछले वाले वर्ल्ड कप में ना लास्ट पॉइंट पे गोल मारते ही है ना, एटीट्यूड पॉजिटिव कि लास्ट तक हार नहीं मानते। जैसे इस बार वाला फाइनल था, अर्जेंटीना ने हार मान ली, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी थी। खैर, तो एटीट्यूड तो सक्सेस, है ना। एबिलिटी है प्लस एटीट्यूड अच्छा है, पॉजिटिव है, तो आपको सक्सेस मिलेगी। एबिलिटी है बट एटीट्यूड नेगेटिव है कि मुझसे तो नहीं होगा वगैरह वगैरह, जैसे साउथ अफ्रीका फाइनल में हमेशा ये करती है कि हमसे नहीं होगा तो फाइनल हार जाती है, तो ये आपको फेलियर मिलेगा, ये एबिलिटी पे। या आपको भी लगे कि मेरे से तो नहीं होगा, तो अगर आपको लग रहा है ना आपसे नहीं होगा, तो यकीन मानिए आपसे सच में नहीं होगा, बिकॉज आपका एटीट्यूड नेगेटिव है, ठीक है। ऐसे डिसेबिलिटी, ये तो हो गई एबिलिटी। अब आता है डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी में अगर आपका एटीट्यूड देखो, नेगेटिव एटीट्यूड नेगेटिव है कि भाई मेरे तो पैर नहीं है, या मेरे तो आँखों से अंधी हूँ मैं, या तो मैं तो पता नहीं मेरे तो और भी प्रॉब्लम है, मेरे तो फाइनेंशियल डिसेबिलिटी है, कुछ भी है, नहीं है तो फिर ऑब्वियसली दिस इज़ द मतलब ऑब्वियस आउटकम की फेलियर ही होगा। बट डिसेबिलिटी के बावजूद अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो आपको सक्सेस मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल इरा, अरुणिमा, बहुत सारे लोग ऐसे। तो ये डायग्राम जो है, इसलिए मेरी नज़र मतलब ये डायग्राम, ये ऐसा कुछ मैंने ही बनाया था ये, और इसको आप जहाँ भी चाहें शोकेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब सबको समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि सिर्फ ऐसा नहीं कि एबिलिटी के को ही सक्सेस मिलेगी, डिसेबिलिटी को भी सक्सेस मिल सकती है। अगर तो फिर रोल किसका आता है, एटीट्यूड का आता है। इसलिए अभी अपन एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों को जोड़ के पढ़ रहे हैं, ठीक है, और इसमें तड़का लगेगा इमोशनल इंटेलिजेंस का। आई बात समझ में, चलिए उसके बाद बात करते हैं, जैसे नेगेटिव एटीट्यूड इज अ बिगर डिसेबिलिटी देन द फिजिकल वन। ये जरूरी है, क्योंकि देखिए ये डिसेबल होके भी जो है, अगर पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन एबिलिटी होने के बावजूद अगर नेगेटिव एटीट्यूड होगा तो ये ज़्यादा बड़ी डिसेबिलिटी है ये, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। ये कोट आ जाए या कुछ भी आ जाए इस टाइप का, तो आपको पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए आपको, ठीक। उसके बाद एम्बापे, फ्रेंच फुटबॉलर इन फीफा वर्ल्ड कप 22, एक्सेप्शनल स्किल्ड एबिलिटी गेव, है ना, 2 गोल मारे लास्ट मोमेंट के अंदर भाई ने, है ना, ये हो गया। ऐसे ही साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया, इक्वली एबल टीम, बट साउथ अफ्रीका का आपको पता है क्या लफड़ा रहता है। खैर, कंक्लूजन क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंट एटीट्यूड डिटरमाइंस यूटिलाइजेशन ऑफ एबिलिटी। दोनों के दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन एटीट्यूड डिटरमाइंस कि आप एबिलिटी को यानी कि एप्टीट्यूड को यूज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, ठीक है। इसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक लिमिट के बाद जो है इसका ज्यादा रोल नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल यूपीएससी की प्रिपरेशन, ठीक है, नॉलेज सबके पास है, यहाँ पे लोग IIT से भी आते हैं, लोग यहाँ पे नॉर्मल BA वाले भी आते हैं, लोग यहाँ पे एम्स वाले भी आते हैं, IIM से भी आते हैं, लेकिन यूपीएससी का सिलेक्शन से इनका कोई मतलब नहीं है। इसका एबिलिटी थोड़ी बहुत कम ऊपर भी चल जाएगी, एटीट्यूड कम नहीं चलेगा अपना। एटीट्यूड कौन सा वाला, आप समझ गए होंगे अभी तक, है ना, ऐसे स्वैग वाला एटीट्यूड नहीं, मेहनत वाला एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। साउथ अफ्रीका बेस्ट बट नेवर विन अ फाइनल, अभी तो शायद उन्होंने जीत लिया, बट वो उनका एटीट्यूड कि वो मतलब फाइनल में आके पता नहीं वो क्या कीड़ा काट जाता है, वो नहीं जीत पाते। बट यहाँ पे ना टेम्बा बाउमा का एक केस स्टडी अच्छा था,
कि टेम्बा बाउमा ने उनको वर्ल्ड कप जितवाया था अभी रिसेंटली, है ना? ये पढ़ना आप थोड़ा-सा, ये ब्लैक हैं एक्चुअली। साउथ अफ्रीका के अंदर जो है व्हाइट एंड ब्लैक का अपार्थाइड का क्या इश्यू चलता है, पहली बार इन्होंने ना किसी ब्लैक को कैप्टन बनाया था, क्योंकि वहाँ पे वो टीम टीम स्पि एक्चुअली साउथ अफ्रीका में खेलते बहुत अच्छा है लोग, लेकिन टीम स्पिरिट की कमी है व्हाइट वर्सेस ब्लैक की। तो इन्होंने ब्लैक को बनाया था ऐसे करके, वो पहली बार, जैसे ही पहली बार ब्लैक कैप्टन बना और इन्होंने जो है इसका जो है वर्ल्ड कप जीत लिया था, ऐसा कुछ था। तो इसके बारे में पढ़ना आपको कहीं न कहीं ऐसे-वैसे में यूज़ करने काम आएगा कि पहले टीम आपस में लड़ रही थी ब्लैक एंड व्हाइट, तो कैसे जीतते? फिर टेम्बा बाउमा को कैप्टन बनाया और इसने पूरी टीम को यूनाइट किया, ये ब्लैक व्हाइट वाला पंगा हटाया, सब कुछ किया, तो वो वर्ल्ड कप भी जीत गए। तो ये वाला एक जो है अच्छा एनेक्डोट आपके एसे के लिए या एथिक्स के लिए हो सकता है, ठीक है? तो अब ये तो अगर अपना जो ऑफिशियल जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया एप्टीट्यूड वाला, ये थोड़ा-सा और कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, है ना? थोड़ा रफ वर्क है, या तो आप खुद से देख लेंगे, वैसे तो कुछ ज़्यादा खास वो है नहीं इसके अंदर, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवा रखी हैं, ये यहाँ तक का है ना? ये सारी वैल्यूज़ मैंने आपको करा रखी हैं, खुद से पढ़ लेंगे आप, ठीक है? ये कहाँ तक है भाई? ये सारी मैंने करवा रखी हैं आपको, है ना? ये यहाँ तक करवा रखी हैं आपको, ठीक है? ये सारी मैंने करवा रखी है, रफ वर्क है, मोटा-मोटा अगर आप वैसे 50 मिनट का हुआ लेक्चर, मैं आपको बता देता हूँ, रीडिंग करवा देता हूँ एक बार बस, ठीक है? कि एप्टीट्यूड क्या है? इनबॉर्न पोटेंशियल होता है, ठीक है? टाइप्स में जैसे लिंग्विस्टिक एप्टीट्यूड, स्टेम का, साइंटिफिक एप्टीट्यूड वगैरह-वगैरह, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, फिजिकल एप्टीट्यूड, स्पाशियल एप्टीट्यूड, लॉजिकल एप्टीट्यूड, है ना? फिजिकल मतलब पहलवान में होता है जैसे, है ना? अच्छा, जैसे सोमैटो-टाइपिंग हम इसीलिए तो करते हैं सोमैटो-टाइपिंग, ठीक है? कि एक्टोमॉर्फ होते हैं, उनसे स्पोर्ट्स खिलवा लो, है ना? जो लंबे लोग होते हैं उनसे बास्केटबॉल, स्विमिंग करवा लो, तो ये हम क्या देखते हैं? एप्टीट्यूड देखते हैं यहाँ पे, है ना? पोटेंशियल क्यों है? पोटेंशियल इज़ नॉट इक्वल्स टू स्किल, ठीक है? आप में पोटेंशियल है, लेकिन पोटेंशियल प्लस ट्रेनिंग फिर वो स्किल आएगी, ठीक है? तो इनबॉर्न पोटेंशियल है प्लस ट्रेनिंग आएगी, तब वो स्किल आएगी, तब जाके आपका जो है, और प्लस उसमें एटीट्यूड होगा, तभी आप जीत पाओगे। द मोस्ट फिटेस्ट पर्सन जो है वो अच्छा प्लेयर हो ज़रूरी नहीं है। द मोस्ट, तो जैसे ये है ज़रूरी। अब जैसे रोनाल्डो है, रोनाल्डो की इज़्ज़त इसलिए नहीं है कि मतलब रोनाल्डो वर्सेस मेसी क्यों होता है? क्योंकि मेसी तो नेचुरल प्लेयर है। रोनाल्डो ने इतने सालों से अपना जो वर्क एथिक के लिए जाना जाता है, वो स्पोर्ट्स एथिक्स के लिए जाना जाता है, ठीक है? ऐसे तो टेस्ट 2 इसलिए सीसैट हो गया, है ना? क्यों लेते हैं? ताकि हमारा एप्टीट्यूड चेक किया जा सके। ऐसे पायलट का बैटरी टेस्ट लेते हैं ना, देखना पायलट का बैटरी टेस्ट क्या होता है, वो एप्टीट्यूड के लिए होता है कि उड़ा भी पाएगा कि नहीं टैंक, है ना? जो सिविल सर्विसेज़ का एप्टीट्यूड है, फिजिकल, है ना? अब फिजिकल हैंडीकैप्ड अगर होगा तो आईपीएस नहीं मिलेगा फॉर एग्जांपल, इस टाइप से, है ना? इंटेलेक्चुअल में जैसे रैशनैलिटी, रीज़निंग, ऑब्जेक्टिविटी, साइंटिफिक टेम्पर, ये हो गया। ये सारा रफ वर्क है। कुछ-कुछ और पॉइंट हैं, ऊपर वाले मैंने मोस्टली आपको पढ़ा दिए हैं, ये रिपिटेशन ही है। इमोशनल एप्टीट्यूड चेक करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस आपका चेक किया जाता है। मोरल एप्टीट्यूड के लिए आपने ये सब चीज़ें, तो ऑल आर इम्पोर्टेंट, ये सारे के सारे एप्टीट्यूड। अब ये है, यूपीएससी इज़ अ थिंग जहाँ पे सब कुछ चाहिए आपको। आर्मी में हो सकता है कि आप में 1-2 चीज़ें और चली जाएँ, फिज़िकल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, डॉक्टर्स में मेंटल में ज़्यादा ध्यान देते हैं, एसएससी में किसी और चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे, या फिर आपकी कॉर्पोरेट लाइफ़ में किसी और चीज़ पे ध्यान देंगे। यूपीएससी में आपको सारी की सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। कांट जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू स्विम, टू क्लाइंब, ठीक है? हाँ, एक चीज़ ये भी है, यूपीएससी में सब कुछ चीज़ें इसलिए देखते हैं, ठीक है? इसलिए सिर्फ़ मार्क्स मैटर नहीं करता, आई मीन सिर्फ़ आपका एकेडमिक वो मैटर नहीं करता, कि देखिए एक फिश का एप्टीट्यूड है ना, वो स्विम करने का है, तो हम जो है ना? वो क्लाइंब कर सकती है कि नहीं, उस पे उसकी एबिलिटी का टेस्ट नहीं करती। इसलिए कहना ये चाह रहा है कि हर इंसान की एबिलिटी वो डिफरेंट होती है, उसी के अकॉर्डिंग उसको, अब हो सकता है आप में से कुछ तैयारी कर रहे हैं, आपका एप्टीट्यूड किसी और चीज़ का हो, लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं, बट आप यूपीएससी का एप्टीट्यूड बना लेंगे, तो आप यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाएँगे। ऐसे एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड का जो है एक डिफरेंशिएशन मैंने, कि इट इज़ अ प्रीडिस्पोज़िशन टुवर्ड्स और इट इज़ अ कैपेसिटी। इट इज़ अ प्रीडिस्पोज़िशन, ये कैपेसिटी, बार-बार पढ़ा चुका, रिपीट नहीं करूँगा, है ना? ये कैरेक्टर और पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, ये टैलेंट से रिलेटेड है। ये मेंटल है, ये मेंटल प्लस फिजिकल दोनों होता है, मैंने बताया आपको। और दोनों एक-दूसरे के क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री, बिकॉज़ तेंदुलकर और काम्बले का एप्टीट्यूड सेम था, बट एटीट्यूड की वजह से एक सक्सेसफुल, एक नहीं है, ठीक है? अब सेटबैक तो उनको भी लगे थे, ये भी तो शराब पी के जो है वो बोल सकते थे कि मेरी तो ज़िंदगी खर्बाद हो गया, खर्बाद नहीं, खराब और बर्बाद हो गया, खर्बाद हो गया। वाह! ठीक है? तो इस टाइप से एटीट्यूड कम। ऐसे ही ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? आयरन केज ऑफ वेरिएंट रैशनैलिटी, सुपरस्टिशन वगैरह-वगैरह, इन जो है ना, इसलिए गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम लेते हैं अपन, है ना? ये सारी की सारी, ये मतलब अब मेरे हिसाब से कुछ बताने का है नहीं, हैं? कि फैक्ट्स में नॉट कैप्चर इमोशंस, इसलिए अब देख लेना है इसको, है ना? इम्पार्शियलिटी वर्सेस नॉन पार्टीशनशिप में क्या डिफरेंस है, ठीक है? डायल्यूशन ऑफ नॉन पार्टीशनशिप का क्या-क्या है, कि नॉन पार्टीशन नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? ये सब चीज़ें। इंटीग्रिटी के बारे में आप देख लीजिएगा, ठीक है? तो ये बेसिकली हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, ये देख लेना भाई, ठीक है? तो ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? टॉलरेंस पे तो अपन ने पहले बहुत सारी चर्चा कर ली है।
ठीक है? ये और अलग-अलग एग्ज़ाम्पल है, ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है? ये बस लिखने के हिसाब से थोड़ा और बोल बच्चे ने, ये नहीं भी पढ़ोगे तो ठीक है, रफ वर्क, ऊपर वाला पढ़ लोगे उतना ही आपको काम का है, ठीक है? तो ये आपका एप्टीट्यूड वाला चैप्टर कंप्लीट, एप्टीट्यूड वाला चैप्टर कंप्लीट, तो हमने एप्टीट्यूड पहले कर लिया था, एप्टीट्यूड ये कर लिया प्लस इमोशनल इंटेलिजेंस, तो बेसिक चैप्टर्स हमारे हो गए। अब आगे हम क्या करेंगे लेक्चर 12 में? पब्लिक सर्विसेज वैल्यूज एथिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये कुछ-कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा और धीरे-धीरे केस स्टडीज़ की तरफ हम अग्रसर होंगे। फिर हम करेंगे एथिकल कंसर्न एंड डायलेमास इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। फिर एथिकल, क्योंकि डायलेमास वगैरह आएँगे तो केस स्टडीज़ का यहाँ पे बहुत सारा रोल होता है, ठीक है? तो चलिए आज इसको लेक्चर 1 को इतना ही रखते हैं अपन, ठीक है? लेक्चर 11 को इतना ही रखते हैं। अब ऐसे ही होंगे, ठीक है? मोस्टली आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको बस बहुत कोर चीज़ें मैं बताऊँगा और जल्दी से जल्दी आप जो है इनको आंसर में कैसे उतारा जाए, है ना? एकदम असला बारूद के साथ, एकदम एग्ज़ाम्पल और उन सबके असला बारूद के साथ, ज़ख़ीरे के साथ कैसे उतारा जाए, वो हमारा वो रहेगा और 130 प्लस इसको लेके जाना, ठीक है? तो चलिए आप सभी लोगों को एक बार फिर से जय भारत एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी लोगों को, ठीक है? क्योंकि मैं ये जो है आज 15 अगस्त को मैंने इसको वो किया है, रिकॉर्ड किया है, ठीक है? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। लेक्चर 12 के साथ मिलते हैं अपन, ठीक है? चलिए, ओके बाय, चलो।